Hello everyone, you are watching Naresh IAS Academy YouTube channel. I am going to discuss some questions for targeting UPSC exams like CDS, NDA, Assistant Commandant. नमस्कार दोस्तों, भारतीय संविधान से संबंधित कुछ मॉडल क्वेश्चंस CDS एग्जाम, NDA एवं असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए अभी हम डिस्कस करेंगे और काफी संख्या में क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आप हमारी वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। हिस्ट्री पर और अन्य सब्जेक्ट पर भी क्वेश्चंस का एक सेट दिया गया है, तो इन क्वेश्चंस को आप देख करके अपनी प्रिपरेशन का एक लेवल डिसाइड कर सकते हैं। CDS एग्जाम, NDA असिस्टेंट कमांडेंट के लिए हम पर्सनली गाइड भी करते हैं, कोचिंग क्लास फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं जयपुर सेंटर पर, सो यू मे कॉन्टेक्ट। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। रिपब्लिक ऑफ इंडिया हैव बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री? Right answer is D. This is the France. You know, there are so many sources of Indian Constitution and Republican system is one of them. We have taken this from the France. भारत के संविधान में जिन तत्वों को स्वीकार किया गया है, दुनिया के विभिन्न देशों और उनके संविधानों से उनको लिया गया है। गणतंत्र व्यवस्था को भारत के संविधान में फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट वाज फर्स्ट फॉर्म्ड ऑन अ लिंग्विस्टिक बेसिस आफ्टर इंडिपेंडेंस? स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? राइट आंसर इज डी, आंध्र प्रदेश। In India, there are so many bases for the formation of new states. Just after the independence in 1947, Telugu speaking people raised the demand for the creation of Telangana, but Government of India determined as Andhra Pradesh in 1953, and after that so many states have created. भारत में नए राज्य कई आधारों पर बनाए जाते हैं, उनमें से भाषा एक आधार है। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उसके तुरंत बाद तेलुगु भाषा को बोलने वाले लोगों ने अपने लिए अलग राज्य तेलंगाना की मांग की थी, लेकिन भारत सरकार ने उसके स्थान पर उनको 1953 में आंध्र प्रदेश बनाकर दिया और तब से लेकर के वर्तमान समय तक भारत में विभिन्न राज्य बनाए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन? राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? The right answer is A. This was the Fazal Ali, also called the Fazal Ali Commission. After the independence, to form the new states, a commission was formed under the chairmanship of Fazal Ali.
and the commission suggested different grounds for the formation of new states. Commission recommended on 1955 to form the new states on the different grounds, and the commission consisting the 3 members including the chairman. फजल अली आयोग भारत में नए राज्य बनाने के लिए गठित किया गया था और इसके अध्यक्ष स्वयं फजल अली थे और उनके अलावा इसमें 2 सदस्य थे। आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट में आयोग ने केवल भाषा के आधार पर नए राज्य बनाने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था और भी अन्य भौगोलिक सामाजिक आधारों को इस मामले में कंसीडर करने के लिए कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द पौंडीचेरी टेरिटरी? पौंडीचेरी राज्य क्षेत्र में निम्न में से कौन शामिल हैं? राइट आंसर इज बी, माहे, करैकाल और येनाम। पौंडीचेरी इज अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया and it includes 4 districts only. Pondicherry headquarter, Mahe the second district in territory of Kerala, Karaikal in Tamil Nadu and Yenam in Andhra Pradesh. Pondicherry had been a colony of French trading company and the company ceded this territory to India in 1954 and then government of India declared it the union territory. पौंडीचेरी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें 4 जिले हैं। पौंडीचेरी हेडक्वार्टर जो तमिलनाडु के पास है, माहे केरल में है, करैकाल भी तमिलनाडु में है और ये नाम आंध्र प्रदेश में। पौंडीचेरी फ्रेंच कंपनी की कॉलोनी उपनिवेश रहा और 1954 में भारत को ये फ्रेंच कंपनी ने दिया और उसके बाद भारत सरकार ने इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सिक्किम वाज डिक्लेयर्ड अ फुल स्टेट ऑफ इंडिया? किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का एक पूर्ण राज्य घोषित किया गया? The right answer is A. This was 36th Amendment in 1975. भारत की आजादी के बाद सिक्किम was ruled by Chogyal rulers and India tried to assimilate the Sikkim, but Sikkim denied. Finally, India acquired the Sikkim by the 36th Amendment in 1975 during the Prime Ministership of इंदिरा गांधी। भारत की आजादी के बाद सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। सिक्किम को भारत में मिलाने के लिए भारत सरकार ने कई प्रयास किए लेकिन सिक्किम इसके लिए एग्री नहीं हुआ। सिक्किम में चोग्याल वंश के राजाओं का शासन था। बाद में 1975 में इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री थी तो उनकी सरकार ने 36वां संविधान संशोधन किया और इसके द्वारा सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट वॉज मर्ज बाय द रेफरेंडम? जनमत संग्रह द्वारा किस रियासत का विलय हुआ?
The right answer is B. This was the Junagadh princely states, now in Gujarat state. After the independence, Junagadh princely states declared itself independent and denied to accept the dominion of India. And finally, Government of India, through the referendum or public opinion, it was taken into the Indian authority by the 1948. आजादी के बाद जूनागढ़ रियासत ने भारत में मिलने से मना किया। जूनागढ़ वर्तमान गुजरात राज्य में है, साउथ गुजरात में। बाद में भारत सरकार ने यहां जनता के बीच में जनमत संग्रह कराया कि वो भारत में मिलना चाहते हैं या नहीं। 1948 में जूनागढ़ की जनता ने जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिलने का निश्चय किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर टेकन फ्रॉम। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की प्रेरणा कौन से देश से ली गई है? The right answer is C. This is America or the USA, United States of America. Fundamental rights are the basic rights of Indian citizens ensured or guaranteed by the Indian Constitution. For the characteristics and basic instinct, we have taken this from the USA because American Constitution provides these rights to their people at the broad scale. मूल अधिकार भारतीय संविधान में शामिल किए गए, अमेरिका के संविधान से इनको लिया गया है, क्योंकि अमेरिका के संविधान में ऐसे अधिकार वहां की जनता को दिए गए हैं बहुत व्यापक रूप में, और भारत में संविधान बनाने वालों ने उसका अध्ययन किया और उसकी प्रकृति में थोड़ा बहुत बदलाव करके इसको हमारे नागरिकों को भी दिया गया है। Next question is, who is the custodian and guarantor of the fundamental rights in the Indian Constitution? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? The right answer is C. This is the Supreme Court. सर्वोच्च न्यायालय। Supreme Court is declared custodian of fundamental rights. It means if these rights are violated or snatched by government or any agency of government or by the private member, then victims can contact to the Supreme Court, and this is the duty of Supreme Court to restore these rights to their citizens. तो मूल अधिकारों का संरक्षण भारतीय संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट है। इसका अर्थ है कि यदि मूल अधिकारों को भारत सरकार, राज्य सरकार या उसकी कोई एजेंसी छीनती है या कोई निजी व्यक्ति इन पर सीमा लगाता है, तो पीड़ित व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपने अधिकारों को दोबारा से प्राप्त कर सकता है। Which of the following fundamental rights available to citizens and the non-citizens? निम्न में से कौन से मूल अधिकार नागरिकों एवं गैर नागरिक सभी को प्राप्त हैं? The right answer is D. This is right to equal protection of laws. विधि के समान संरक्षण का अधिकार। Indian Constitution grants some rights only to the Indian citizens and some right to both Indian citizens and the foreigners. Fundamental rights under Article
15, 16, 19 and 29 and 30 exclusively are given to the Indian citizens. And here right to equal protection of laws is a second subclause of Article 14. भारत का संविधान अपने नागरिकों और विदेशियों दोनों को अधिकार प्रदान करता है, लेकिन कुछ अधिकार हैं जो केवल अपने नागरिकों के लिए दिए गए, विदेशियों के नहीं है, जैसे कि अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 और 29 में दिए गए मूल अधिकार। यहाँ जो डी ऑप्शन में दिया गया है विधि के समान संरक्षण का अधिकार, यह अनुच्छेद 14 का दूसरा उपबंध है जो भारत के नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल हैज गिवन रिजर्वेशन इन एजुकेशन? किस अनुच्छेद में शिक्षा में आरक्षण दिया गया है? Here the right answer is C. This is the Article 15. अनुच्छेद 15 provides reservation to Indian people in both public sector educational institutions or the private sector's educational institutions. However, there was a great oppose of the government decisions. Finally, it was implemented. तो भारत के नागरिकों को सरकारी शिक्षा के केंद्रों में और निजी शैक्षणिक संस्थानों में यह आरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 15 के अधीन। जब इसको लागू किया गया मुख्यतः निजी क्षेत्र में, तो इसका बड़ा भारी विरोध हुआ था, फिर भी सरकार ने इसको अंतिम रूप से लागू किया है। The next question is, which commission recommended reservation for other backward classes OBC in public employment? अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी सेवाओं में आरक्षण की सिफारिश किस आयोग ने की थी? Right answer is A. This was the Mandal Commission in 1977-78 and it was presided over by the BP Mandal, Bindeshwari Pathak Mandal. The commission recommended to provide reservation under the central government's and its undertakings. Finally, central government accepted the recommendation and it was provided. ओबीसी को आरक्षण देने के लिए कई आयोग बनाए गए थे, उनमें सबसे प्रमुख है मंडल आयोग 1977-78 में, और इस कमीशन ने सरकारी सेवाओं में केंद्र सरकार राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण देने की सिफारिश की थी और इसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल, बिंदेश्वरी पाठक मंडल। और आज ओबीसी को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया है इसी आयोग की सिफारिश के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म अवार्ड्स एंड भारत रत्न आर ग्रांटेड अंडर विच आर्टिकल? पद्म पुरस्कार एवं भारत रत्न किस अनुच्छेद के अधीन प्रदान किए जाते हैं? This is the Article 18. C answer. Under Article 18, Indian Constitution mentions the abolition of titles. Titles were the specific awards given by the British government like the Rai Bahadur, Sir, Knighthood, and these titles creates socio-political discrimination among the people. That's why after independence, under the Indian Constitution, such kinds of titles were ended. But Padma Awards and the Bharat Ratna, yani awards in the educational sector and awards
by the Indian Army are permitted under this article because these are not the titles. भारत के संविधान में अनुच्छेद 18 के अधीन ऐसी उपाधियों का अंत किया गया है जिनसे सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में भेदभाव होता है। इन पुरस्कारों को प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से थोड़ा सा बेटर माना जाता है, सुपीरियर माना जाता है, उसको ज्यादा सुविधाएं दी जाती हैं। ऐसा भारत में पहले होता था जब अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों को बहुत सारी उपाधियां दी थी, लेकिन अब इसको बंद कर दिया गया, रोक दिया गया। और इसी अनुच्छेद के अधीन सेना के द्वारा जो भी अवार्ड दिए जाते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिए जाते हैं, उनको उपाधि नहीं माना जाता क्योंकि उनसे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल इज द राइट टू होस्ट द नेशनल फ्लैग? राष्ट्रीय ध्वज या झंडा फहराने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? दिस इज द आर्टिकल 19, आंसर बी। आर्टिकल 19 प्रोवाइड्स राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड टू होस्ट द नेशनल फ्लैग इज अ पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन। तो भारत में राष्ट्रीय झंडा फहराने का अधिकार भारत के सभी नागरिकों को दिया गया है, लेकिन उसके लिए कुछ नियम बनाए गए। अनुच्छेद 19 भारत के सभी नागरिकों को बोलने का, अपनी बात को अभिव्यक्त करने का अधिकार देता है, और झंडा फहराना अभिव्यक्ति का ही एक स्वरूप है, इसलिए अधिकार हम सबको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट कंसिडर्स whom इन द टर्म हिंदू? सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू शब्द में किसको शामिल माना है? The right answer is D. Jainism, Buddhism and Sikhism are the part of Hindu. It was interpreted by the Supreme Court under Article 25. सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 25 के अनुसार हिंदू शब्द में जैन, बौद्ध, सिख को शामिल किया गया है, तो इनको हिंदू के अंतर्गत ही माना जाता है। और अनुच्छेद 25 की जब व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने की तो उसके अनुसार इसको इसमें शामिल माना है। Next question, what fundamental rights has Dr. Bhimrao Ambedkar called the heart and soul of the Constitution? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? दिस इज द डी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32, बिकॉज इट एंश्योर्स एंड गारंटीज द एंजॉयमेंट ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट्स बाय द इंडियन सिटीजन्स। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 में दिए गए संवैधानिक उपचारों के अधिकार को आत्मा या हृदय का है संविधान का, क्योंकि अनुच्छेद 32 सभी मूल अधिकारों को भारतीय नागरिकों को अपने जीवन में अपनाने की गारंटी देता है, उनकी सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है। और जब सुरक्षा की गारंटी मिल जाती है तो इट मीन्स अभी हमारा बेस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 32 एम्पावर्स विच ऑफ द फॉलोइंग टू इश्यू अ रिट? अनुच्छेद 32 के अधीन रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। द राइट आंसर इज ए ओनली। दिस इज द सुप्रीम कोर्ट। Supreme Court has the right to issue writ under the Article 32.
And Supreme Court can issue the 5 kinds of writ like the mandamus, habeas corpus, quo warranto, prohibition and certiorari. अनुच्छेद 32 के अधीन केवल भारत का सुप्रीम कोर्ट अपने नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा हेतु 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट, अधिकार प्रक्षा की रिट, परमादेश की रिट, प्रतिषेध एवं उत्प्रेषण की रिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द वेलफेयर कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट इज इनकॉर्पोरेटेड, राज्य की कल्याणकारी संकल्पना का समावेश कहां किया गया है? This is the answer C, part 4 under the directive principles of state policy. भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों में। Then the part 4 of Indian Constitution covers the article 36 to article 51, where the concept of welfare states has been adopted. India should be a welfare state. It is reflected through this part. भारत एक कल्याणकारी राज्य है और इसको पूरी तरह से बनाया जाएगा, ऐसी भावना का विकास संविधान के भाग 4 में किया गया है। संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज अ सोशलिस्ट स्टेट वेयर इट इज मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत एक समाजवादी राज्य है, इसका प्रावधान कहां किया गया है? The right answer is D. B and C both. India is a socialist state. It have mentioned in the preamble of Indian Constitution expressing the socio-economic justice and different kinds of liberties and the expression the people of India are agreed to make India as what kind of nations. So many words have been inserted in this. भारत एक समाजवादी राज्य है, ऐसी भावना संविधान की प्रस्तावना में और नीति निर्देशक तत्व दोनों में दी गई है। तो प्रस्तावना में हम भारत के लोग भारत को ऐसा राज्य बनाना चाहते हैं, तो जब हम कहते हैं ऐसा राज्य बनाना चाहते हैं तो उसमें ऐसी भावना आती है, और प्रस्तावना में ही सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की जो भावना है वो भारत को एक समाजवादी राज्य बनाती है। तो दोनों जगह पर ये भावना हमको नजर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है? The right answer is A. This is the president of India. भारत के राष्ट्रपति। The president of India is the head of the executive. However, he is considered the de jure head of executive, whereas prime minister is the de facto rulers of executive. भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति हैं, यद्यपि इस कार्यपालिका को दो तरीके से विभाजित किया गया है कि कार्यपालिका का संवैधानिक या कानूनी अध्यक्ष राष्ट्रपति और वास्तविक अध्यक्ष है भारत के प्रधानमंत्री। लेकिन यहाँ कार्यपालिका का अध्यक्ष पूछा गया, इसलिए भारत के राष्ट्रपति मानेंगे। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं।
The right answer is D. Under Article 54, there is a provisions of Electoral College of Indian President, which includes the different eligible candidate and only the elected member of both the House of Parliament and the elected member of only the lower house of the state legislature and the elected members from the union territories assemblies only are eligible for the vote to president. भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए पात्र व्यक्तियों का एक मंडल बनाया जाता है अनुच्छेद 54 के अनुसार, जिसमें संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य वोट दे सकते हैं, मनोनीत सदस्य वोट नहीं दे सकते। राज्यों की विधानसभाओं, केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के भी केवल निर्वाचित सदस्य वोट दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट हु इज नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? The right answer is Dr. APJ Abdul Kalam. Kalam basically was a scientist belonged to the defense sectors and he did a glorious work for the development of missiles for the India. डॉक्टर कलाम भारत में वैज्ञानिक थे जो बाद में राष्ट्रपति बने। मुख्यतः उन्होंने प्रतिरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए महत्वपूर्ण मिसाइलों के विकास में योगदान दिया, इसलिए उनको मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट हुज इलेक्शन कंसिडर्ड द सेकंड राउंड काउंटिंग, एकमात्र राष्ट्रपति जिनके निर्वाचन में द्वितीय चक्र की मतगणना हुई। The right answer is C. This was the V.V. Giri, Varaha Venkat Giri. In 1969 election of Indian president, whereas V.V. Giri defeated the Neelam Sanjeeva Reddy, and this was the first time in Indian history the second round counting of voting was done, and V.V. Giri declared the winner candidate. 1969 के चुनावों में बीबी गिरी ने नीलम संजीव रेड्डी को पराजित किया, लेकिन इसके लिए बीबी गिरी के लिए दूसरे चक्र की मतगणना की गई और इसके बाद उन्हें भारत का राष्ट्रपति घोषित किया गया था और यह भारत के इतिहास में अभी तक एकमात्र घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर्क्स एज प्रेसिडेंट इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? The right answer is D. This is the Chief Justice of India. भारत के मुख्य न्यायाधीश। Chief Justice of India works as the acting president in the absence of both president and the vice president. तो जब भारत के राष्ट्रपति का पद किसी भी कारण से वेकेंट होता है, खाली होता है, उनकी अकस्मात मृत्यु या उनका विदेश दौरा है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति भी एब्सेंट है तो ऐसी स्थिति में फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति निम्न में से किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं? The right answer is
बी द वाइस प्रेसिडेंट, भारत के उपराष्ट्रपति। इंडियन प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, नॉट बाय द प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों के द्वारा, राष्ट्रपति उनको निर्वाचित नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रेसिडेंट इज नोन एज फिलोसोफर किंग और फिलोसोफर रूलर? कौन सा राष्ट्रपति एक दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक के रूप में माना जाता है? राइट आंसर इज बी, दिस इज डॉक्टर राधाकृष्णन। राधाकृष्णन was the second Indian president after the Dr. Rajendra Prasad, and Radhakrishnan basically was the scholars or philosopher who acted as the president of India and important decisions were taken during that time. तो राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद। मुख्यतः वे एक विद्वान और दार्शनिक व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति बने। उससे पहले उन्होंने भारत के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको देख करके आप अपनी प्रिपरेशन को डिसाइड कर सकते हैं। अब आप प्रैक्टिस के लिए काफी सारे क्वेश्चंस हमारी वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट पर इस प्रकार के मॉडल क्वेश्चंस दिए गए हैं और बल्क में क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस का सेट दिया गया है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन। अगर आपको जीके जीएस के किसी भी पेपर में कोई दिक्कत है किसी सब्जेक्ट में, तो आप पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम कोचिंग क्लास प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू।